हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे वनडे मैच के बारे में। कौन कौन से प्लेयर कितने भारी पड़ने वाले हैं, किसका रिकॉर्ड बेहतर है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस मैदान पर मैच होगा। और ये जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच क्यों है आपको पता ही है, क्योंकि एक मैच इंडिया ने जीत लिया और दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। तो बात करना यह है कि कैसा कॉम्बिनेशन सही रहेगा फैंटेसी के लिए, और अगर मैच के नजरिए से देखें तो मैच किस दिशा में जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ट्रेडिंग करना सिखा देंगे, प्लस 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 फैंटेसी भी आपको सिखा देंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। सबसे पहली चीज़, मैच होगा डॉक्टर वाई एस राजशेखरा स्टेडियम, विशाखापट्टनम में। इस मैदान के ऊपर बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, मात्र 10 मैचेस खेले गए। अब अगर आप इंडिया के अंदर खेल रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी यह है कि ज़्यादातर मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत लॉजिकली बात करें तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ड्यू। 50 ओवर का जो मैच होता है उसमें ड्यू बहुत इंपैक्ट डालती है, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाती है। सेकंड इनिंग में ड्यू आने से जो बॉल है, स्पिनर उसको ग्रिप नहीं कर पाते, आप जहां डालना चाहते हो गेंद वहां गिरती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो बल्लेबाज हैं उनको मदद मिलती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादातर मैचेस को जीत जाती है। और आप देखेंगे, अधिकतर टीमें इंडिया के अंदर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही लेती है। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, पता चल जाएगा आपको। वही स्थिति यहां पर भी है भैया, कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैचेस को जीता है, डबल। और रही बात स्कोर की, तो भैया वही है, बैटिंग विकेट है। अभी हमें पिछले 2 मैचेस से एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो विकेट्स मिल रही हैं वो प्योर बैटिंग विकेट मिल रही हैं। 65 मीटर की बाउंड्री है, 60 से 65 मीटर की बाउंड्री मिल रही है, प्योर बैटिंग विकेट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये हो रहा है कि भरपूर रन बन रहे हैं, और जब रन बनते हैं तो हमें ज्यादा फोकस कहां करना होता है? बल्लेबाजों के ऊपर। अब आप इस मैच की अगर बात करें, ये तो खैर इंडिया ने मात्र 117 बनाया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आराम से जीत लिया। अगर आप यहां देखें, 387, 387, लगभग 400, 321 और यहाँ 215 रन। मत ये तो खैर 2017 का है, 18 का है, और ये 2019 का मैच है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बैटिंग विकेट एक बार फिर से देखने मिल जाएगा। फिर से आपको 300 के आसपास स्कोर मिलेगा, और 300 के आसपास के स्कोर में क्या होगा? एक बल्लेबाज आपको कुछ ऐसा स्कोर करके देगा, या ऐसा आएगा, या फिर ऐसा स्कोर आएगा। जब इतना बड़ा स्कोर आएगा तो सीधी सी बात है कि कैप्टन वाइस कैप्टन आपके बल्लेबाज बन गए। मतलब गेंदबाजों पे पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, इक्का दुक्का गेंदबाज आपका काम चला देंगे। बस ये है कि वो सही बैठ जाए। आप पूरे गेंदबाज भरोगे, नुकसान होगा। अब भैया हो क्या रहा है मैच के अंदर? नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया, ओपनर थे शर्मा जी ने स्कोर किया, ओपन करने आए थे थरंगा स्कोर किया, नंबर 3 पर बैटिंग करने आए विराट कोहली ने स्कोर कर दिया। जो टॉप ऑर्डर है वो आपको स्कोर करके दे जा रहा है। अब बैटिंग विकेट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी अच्छा बल्लेबाज आएगा वो स्कोर करेगा, और होता भी है। नई गेंद से एक आधे विकेट चला जाता है, जैसा कि हम हर मैच में देखते हैं। पावर प्ले में एक आधे विकेट, ये तो इस मैच को तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ तो इंडिया की हालत खस्ता हो गई थी। 2 विकेट यहाँ आए थे, 1 विकेट यहाँ चला गया, यहाँ कोई विकेट नहीं गया। तो वो नॉर्मल सा जो मैच चलता है ना, 1 विकेट पावर प्ले में 10 ओवर के अंदर वो स्थिति आती है, और वो होगी। 1 विकेट पावर प्ले के अंदर लगभग चला जाएगा। सेकंड इनिंग में आप देखो क्या स्थिति है, बिल्कुल वही है। मिचेल मार्श, शे होप, यहाँ पे शिखर धवन, और यहाँ पे शे होप। क्या है, ये ओपन कर रहे हैं, जिन्होंने स्कोर किया है सब ओपन कर रहे थे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लो ना। स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड इसी तरीके से खेल रहा है। तो इंडिया के अंदर आपको यही मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में नहीं खेल रहे हो, जहाँ स्टार्टिंग में बहुत स्विंग होगा, बल्लेबाज परेशान होंगे, फिर मिडिल ऑर्डर आकर स्कोर करेगा, नहीं होगा ऐसा। सिंपल सा सिंपल, आपको बल्लेबाज आएंगे, स्कोर करके देंगे, टॉप ऑर्डर अच्छा स्कोर करके देगा, बाउंड्री छोटी है, लगभग 300 का स्कोर बन जाएगा, जो हर मैच में हो रहा है। और वो चेस भी हो सकता है। आप ये मत सोचना कि इंडिया 300 बना देगी तो चेस नहीं होगा, वो चेस भी होगा, ठीक है। अब इंडिया से मतलब अगर साउथ अफ्रीका भी बनाती है तो वो भी चेस हो सकता है।
अब विकेट किसको गए, यहाँ तो खैर पूरे विकेट फास्ट बॉलर ने निकाल दिए थे। यहाँ 6 स्पिनर को 6 फास्ट बॉलर को मिले, यहाँ 7 स्पिनर ने 5 फास्ट बॉलर ने, और यहाँ पे 11 फास्ट बॉलर्स को और 3 स्पिनर को मिले। अब इन सब में ना एक चीज आप ध्यान रखना कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग पे, जो ट्रेडिंग हमें समझ में आ रही है। अभी तक हमने क्या देखा है, देखो विकेट गिरे इसके बावजूद भी 50 बने थे, 50 बने, 68 बना और 49 बना, मतलब बहुत आराम से जो 57-58 है ना वो आपको यस होता हुआ नजर आ जाएगा बहुत आराम से। चलो अगर थोड़ी बहुत फायदा मिल जाए, स्टार्टिंग में कुछ गेंद खाली हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है ना कि पहली गेंद पे आके चौका मार देता वो जायसवाल, तो दिक्कत हो जाती है। तो ट्रेडिंग ना यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के करना, 55 के आसपास खेलना, नोट वोट के लिए मत जाना। और सेकंड इनिंग में भी वही स्थिति है, 56, 55, 112, 72। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया फुल बैटिंग विकेट है। ठीक है, आगे बढ़ गए, ग्राउंड समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो लाइक कमेंट शेयर, ये 3 चीजें ही उम्मीद करता हूं आप लोगों से कर दिया करो। अब दोनों टीमों के पिछले 2 मैच देखो भाई, विराट कोहली ने यहां भी स्कोर किया, विराट कोहली ने यहां भी स्कोर किया, 2 मैचेस दोनों में स्कोर आया। ठीक है, गायकवाड़ ने कमाल की बैटिंग की, 105 किया। यहाँ पे राहुल और शर्मा जी ने अच्छी बैटिंग की थी, राहुल ने यहाँ भी अच्छी बैटिंग की। हर्षदीप को 2 मिले, प्रसिद्धि कृष्णा को 2 मिले। यहाँ मार्कराम 110, ब्रिज्जिक 68, डिवॉल्ड ब्रेविस 54 और मार्को येंसेन 2 विकेट। मार्को येंसेन फिर से 2 विकेट, हालांकि यहाँ बैटिंग भी अच्छी कर ली थी। ब्रिज्जिक तगड़ा प्लेयर है दोस्तों, आप ब्रिज्जिक की बैटिंग देखोगे, एक तो क्लासी शॉट खेलता है, बहुत क्लासी शॉट, मतलब उसके शॉट देखने में मजा आता है, खड़े खड़े पंच कर देता है, बैठ के पंच करता है, मतलब गजब। कॉर्बिन बॉश ने यहाँ स्कोर किया था, विकेट थे 2, नांद्रे बर्गर के 2, बाटमैन के 2, बाकी हर्षित राणा 3 थे, कुलदीप यादव 4 थे। यहाँ पे हम देख ही चुके हैं, तो बहुत हद तक वही कॉमन प्लेयर है जो स्कोर करते आते हैं। अब इंडिया की तरफ से शर्मा जी, जायसवाल, इन दोनों के बारे में हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये दोनों ही रिस्की हैं, ये दोनों सेफ नहीं है, ये दोनों ही प्लेयर रिस्की हैं। आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। फिर इसके बाद आप आओगे विराट कोहली, गायकवाड़ और वॉशिंगटन सुंदर, जो कि अभी स्ट्रगल कर रहा है। अब मेरे हिसाब से ना क्या कर देना चाहिए टीम को, यहाँ पे एक बदलाव करना चाहिए, यहाँ आपको खिलाना चाहिए अपने रेड्डी को, नीतीश रेड्डी को। अब ऐसा क्यों है, एक तो आपको एक वो फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन देगा, प्लस वो अच्छा फिनिशर है, तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हो 6 या 7वें नंबर पे। राहुल, जडेजा, क्योंकि टीम को फिनिशर की कमी खल रही है। इंडिया ने 250 रन कर लिए थे 35वें ओवर में, उसके बावजूद भी इंडिया ने 349 बनाए, 15 और विकेट बच रहे थे लगभग 7। तो ये दिक्कत है कि 7 विकेट के बचने के बावजूद इंडिया सिर्फ 100 ही रन बना पाई 15 ओवर। 90 गेंदों में 100 रन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, 90 गेंदों में कम से कम इंडिया को ज्यादा नहीं तो 120-130 रन बनाने चाहिए थे, लगभग 170 रन, 370 बनते इंडिया के। फिर आते हैं बॉलिंग में प्रसिद्धि कृष्णा, हर्षित राणा, हर्षदीप और कुलदीप। अब रिकॉर्ड्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत तो हमेशा की तरह वेन्यू से करेंगे। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तगड़ा है क्योंकि विकेट ही इस तरह का है, विराट कोहली का और भी तगड़ा है क्योंकि विकेट ही इस तरह का है, और राहुल का भी तगड़ा है क्योंकि राहुल चूंकि ओपन करते थे तो इनका भी अच्छा ही रिकॉर्ड है। आप देख रहे हैं इन्होंने 100 बनाया, 2 मैच में 100 ये बना चुके हैं, 7 मैच में 300 ये बना चुके हैं। शर्मा जी 7 मैचेस में 100 बना चुके हैं, मतलब तीनों ने 100 बनाया है। अब बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो जडेजा को मिले हैं 5 विकेट। ये स्थिति है बॉलिंग की। वनडे मैच में 10 ओवर बॉलिंग करने के बाद में आपको 5 विकेट मिले हैं, मतलब 4 मैच का निकालेंगे तो 40 ओवर के बाद में आपको 5 विकेट मिल पा रहा है। ठीक है, कुलदीप यादव का रिकॉर्ड बेहतर है, 4 इनिंग में 9 विकेट है, तो कुलदीप तो वैसे भी कोई छोड़ता नहीं है, कुलदीप को सभी टीम में रख लेते हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। शर्मा जी, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि शर्मा जी और जायसवाल दोनों ही आप लोगों के लिए प्योर रिस्की प्लेयर है। कैसे है प्योर रिस्की प्लेयर? इनके रिस्की होने का कारण यह है कि ये बैट रोक नहीं रहे हैं, और अगर बैट नहीं रोकेंगे तो नुकसान होगा, या तो जल्दी बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे या फिर बड़ा स्कोर जाएगा। ये दोनों ही सिचुएशन है, बीच का स्कोर बहुत कम ही देखने मिलेगा। ऐसा बहुत कम होगा कि 25 बना रहे हैं कि 30 बना रहे हैं, या तो 10, 15, 20 बामुश्किल, या 10 या 15 से नीचे ऊपर मुश्किल कहूँगा, या फिर 50 से ऊपर ही जाएगा स्कोर। तो 25, 30, 35 वाला स्कोर शायद आपको देखने ना मिले। ठीक है, पिछले 1 से 1.5 साल में 50 के एवरेज को मेंटेन करते हैं। साउथ अफ्रीका के सामने 35 का एवरेज है। हाल फिलहाल में अगर लेने की बात करें तो जायसवाल और शर्मा जी में से किसी एक को लेना है। ज्यादातर लोग शर्मा जी को ले रहे हैं, जायसवाल को छोड़ रहे हैं। मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं रिस्क। जायसवाल 2 मैचेस में फ्लॉप है, मैं उनसे और बेहतर पारी की उम्मीद कर रहा हूं, तो इस मैच में मैं जायसवाल को ले रहा हूं और शर्मा जी को छोड़ रहा हूं। ये कोई दोस्तों रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं है, ना ही कोई इसमें लॉजिक है, सिर्फ एक यहाँ तो एक तुक्के ही वाली बात कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों
ये दोनों प्लेयर ही ऐसे हैं, ठीक है। अब हाँ, लेकिन अगर आप रीसेंट फॉर्म के भरोसे जाना चाहते हो ना, तो फिर आप शर्मा जी को ले लीजिएगा। अब आप नंबर 3 पे आए, विराट कोहली वैसे भी लगभग सभी लोगों के कैप्टन रहेंगे, तो विराट कोहली के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार 2 मैचेस में 100 आ चुके हैं, ठीक है। पर मैं बनाऊंगा अभी इनको फिर से वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन बनाने के पीछे मेरा कारण ये है, क्योंकि मैं एडन मार्कराम के साथ में इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो 3-4 ओवर की गेंदबाजी भी कर लेते हैं। अगर गलती से विकेट आ जाए तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और पहले बॉलिंग करते हुए लगभग इन्होंने 11 बड़े स्कोर किए हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने 9 बड़े स्कोर किए हुए हैं। इसके बाद आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, पहला शतक लास्ट मैच में आया था, वो काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, बाद में एग्रेसिव रहे काफ़ी। तो ऋतुराज गायकवाड़ अब इस मैच की टीम में लिए हैं। मैंने जो विचार किया है कि अगर आप बल्लेबाज ही रख लो तो ज़्यादा फायदा है, गेंदबाजों के पीछे भागने से उतना फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच की संभावना जो है, अगर आप परसेंटेज में निकालोगे ना, तो मात्र 10% चांसेस हैं कि मैच लो स्कोरिंग जाएगा, 90% चांसेस हैं कि मैच हाई स्कोरिंग ही रहेगा। और अगर हाई स्कोरिंग मैच है तो फिर विकेट कम रहेंगे, बल्लेबाज बड़ा स्कोर करेंगे, तो फिर बल्लेबाज ज़्यादा रखने में फ़ायदा है। इसीलिए मैंने गायकवाड़ को टीम में रखा है। गायकवाड़ टीम में है, लगभग 30-40 प्लस ही स्कोर आपको देखने मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद है वॉशिंगटन सुंदर, ये मेरे हिसाब से अभी बाहर ही रहे तो बेहतर है, इनके हिसाब से रेड्डी रख लेना चाहिए। और लोकेश राहुल फाइनली अब टीम में रख रहा हूँ। पिछले 2 मैचेस में मैं सोच रहा था कि टॉप ऑर्डर में डिकॉक बैटिंग कर रहे हैं, उनको रख लूँ, इनको छोड़ दूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है। डिकॉक दोनों मैचेस में विकेट फेंक गए, तो राहुल की ही ज़रूरत है, राहुल को ही टीम में रखा है, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 7 बड़े स्कोर, सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बड़े स्कोर इनके खाते में है। सेकंड बैटिंग में छोड़ देंगे, अगर हो सकता है सेकंड बैटिंग में बैटिंग ही ना आ पाए, संभव है। इसके बाद है रविंद्र जडेजा। जडेजा को भी हम बैटिंग प्लस बॉलिंग के लिए रख रहे थे, लेकिन बात यह है कि बॉलिंग से विकेट आ नहीं रहे हैं और बैटिंग तो खैर उतनी ही कर रहे हैं। अब क्योंकि लास्ट बचते हैं तो फिर उतना बल्ला भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि बल्ला चलाने का मौका उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। वो सोचते हैं कि अब आखिरी विकेट है, क्या ही बल्ला चलाओ, तो वो स्थिति बन रही है। 32 इनिंग में 42 विकेट इनके खाते में शामिल है भैया। लेग स्पिन इनको थोड़ा परेशान कर लेती है। इसके बाद है प्रसिद्धि कृष्णा। क्यों ही प्रसिद्धि कृष्णा को ढोया जा रहा है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी गंदी गेंदबाजी कौन करता है, मतलब क्या बुरी तरीके से पिटाई करवाता है आरजे आदमी। अर्शदीप सिंह हमेशा की तरह 2 विकेट, 12 इनिंग 21 विकेट इनके पास है। ये खिलाड़ी शानदार है, कुलदीप यादव शानदार है, इन दोनों को तो हम ले रहे हैं। और फिर आते हैं हर्षित राणा, 10 इनिंग में 20 विकेट निकाल चुके हैं, पर अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं रख रहा हूं। अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। क्या है स्थिति, देखो साउथ अफ्रीका के नाम मार्कराम, डिकॉक, बवूमा, ब्रिज्जिक, जॉर्जी, ब्रेविस, मार्को येंसन, कॉर्बिन बॉश, यहां तक बल्लेबाजी है, और केशव महाराज भी कर लेते हैं। अब अगर आप पिछले ही मैच की बात करें, इंडिया ने जीता जाता मैच हाथ से निकाल दिया। अब आप कहोगे जीता जाता मैच कैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकेट गिर जाते तो जीता जाता मैच था। मैच जीत गए थे जब टोनी दी जॉर्जी जो थे ये बाहर चले गए थे इंजरी की वजह से, मतलब क्रैम्प्स की वजह से बाहर चले गए थे, तभी इंडिया को जीत जाना चाहिए था। आप 31 गेंद में 31 रन नहीं बचा पाए कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज से। कितनी गंदी स्थिति है इंडिया बॉलिंग की वर्तमान में, कि आप कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज जो कि टैलेंडर्स हैं, जो कि बॉलर है टीम के, उनसे आप 31 गेंद में 31 रन नहीं बचा पाए। ये बहुत ही गंदी स्थिति है इंडिया बॉलिंग की वर्तमान में, ठीक है। शामी बाहर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, इससे अच्छा भुवनेश्वर कुमार को खिला लो, वो अच्छा प्लेयर है। प्रसिद्धि कृष्णा और हर्षित राणा के मुकाबले भविष्य तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसा भविष्य तैयार कर रहे हो कि वो अच्छी बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं कभी भी। 1-2 मैचेस में अच्छी करे तो समझ में आए, कभी तो मैच निकाले, पर ऐसा हो ही नहीं रहा है। और भी कई सारे बॉलर्स बैठे हुए हैं जो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर हैं। सिराज को सिर्फ टेस्ट बॉलर बना के छोड़ दिया उन्होंने, मतलब क्या करना चाह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर बुमराह तो भारी है अभी हाल फिलहाल में। अब आते हैं मार्कराम की तरफ। मार्कराम देखें आप, 40 में से 13 मैचेस में बड़ा स्कोर है, पिछले 40 मैचेस में 50 का एवरेज और 9 विकेट भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा विकेट की उम्मीद नहीं करता हूँ, सिर्फ एक आधे विकेट अगर निकाल दें तो बड़ी बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद है क्विंटन डिकॉक, 53 का एवरेज है, पर वो बैटिंग आई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर टीम पहले बैटिंग कर जाएगी तो फिर मैं क्विंटन की तरफ भागूंगा, सेकंड बैटिंग में नहीं लूंगा। टेम्बा बमूमा ये अच्छा प्लेयर है, ये आपको हर मैच में, हर दूसरे मैच में 35-40 करके देगा। लेकिन अगर आप बमूमा से ये सोचो कि वो 70, 80, 90 बनाए तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये 40 आपको हर दूसरे तीसरे मैच में करके देता है। 40, 40, 45, 50, 55 ये स्कोर आपको इनसे मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ब्रिज्जिक। अब ब्रिज्जिक का परफॉर्मेंस देखें, 11 मैच तो बंदे ने खेले हैं और 7 बड़े स्कोर बना दिए।
मतलब सिर्फ 4 मैचेस ऐसे गए हैं जब इनके मैच से 50 नहीं आया। तो ऐसे खिलाड़ी को छोड़ना संभव ही नहीं है। ये मेरी हर मैच की टीम में होता है, आप चाहे मेरी पुरानी सारी वीडियो उठाकर देख लेना। ये खिलाड़ी अलग है, क्लासी है, मज़ेदार प्लेयर है। इसके बाद जॉर्जी शायद ना भी खेले, अगर खेलते हैं तो इनका बैटिंग डाउन नीचे रहेगा। 36 का एवरेज है, हाल फिलहाल में रोक रहा हूँ, पर ब्रेविस अच्छा कर रहे हैं तो ब्रेविस को लेके चल सकते हैं। ब्रेविस को ले रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने बैटिंग बढ़ा ली है, बॉलिंग कम करी है। इसके बाद मार्को जेनसेन, ये फिक्स है। एक तो आपको 31 में 49 विकेट, पहले बॉलिंग में 2 विकेट ऑलमोस्ट कंफर्म है क्योंकि डेथ ओवर में भी आते हैं। फिर दूसरा है कॉर्बिन बॉश, ये भी डेथ ओवर में आते हैं, इनको भी रखने में फायदा है, बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर इसके बाद है केशव महाराज, उतना स्पिन हो नहीं रहा है, हालांकि बॉलर ठीक है पर विकेट स्पिन भी तो हो। नांद्रे बर्गर 1 विकेट वाला ही बॉलर है जो आपको स्टार्टिंग में निकाल कर दे सकता है, बीच में और डेथ ओवर में इनका कोई काम नहीं है। और लुंगी एनगीडी पहली इनिंग के ही शहंशाह हैं वैसे तो, पर ये भी तभी है शहंशाह जब बल्लेबाज जल्दी करे रन बनाने के लिए। वैसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि यार मैं अच्छी बॉल डाल दूँ, बॉल मुश्किल है। बल्लेबाज खुद से गलती करेगा तो लुंगी एनगीडी के विकेट है। विराट, मार्कराम और इस मैच में मेरा जायसवाल है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की स्मॉल लीग की चॉइस। कुलदीप, ब्रिज्जिक और येंसन है मेरी जीएल में रिस्की चॉइस। ठीक है, ये रिस्की चॉइस है भैया। अब टीम क्या कहती है जरा समझ लेते हैं भाई। देखो भैया, राहुल जी को टीम में जगह दी है इस बार हमने, ब्रेविस और ब्रिज्जिक दोनों हैं। मैंने शर्मा जी को छोड़ने का उठाया रिस्क और गायकवाड को लेके चला हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया कि जायसवाल की जगह चाहो तो आप शर्मा जी रख सकते हो, ऐसी कोई वो समस्या नहीं है। मार्कराम, बॉश और येंसन मेरी टीम में है और कुलदीप और अर्शदीप को मैंने जगह दी है। कोई भी अगर आपको फेरबदल लग रहा हो तो आप लोग कर सकते हैं। हाल फिलहाल में मुझे मेरे हिसाब से बेहतर टीम दिख रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी सारी बताई हुई चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा जिससे आने वाली जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।